नमस्कार, कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी होगी। इतनी मेहनत से इतने सारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाए, मुझे उम्मीद है आपने पढ़ाई की होगी और नहीं की है तो कर लीजिए। अच्छे काम के लिए कभी भी देर नहीं होती है। तो आज रिपोर्टर दीदी की क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और हम करते करते आ गए हैं पत्रकारिता के विभाग विषय की समाप्ति की ओर। और आज हम जो आपको पढ़ाएंगे वो इस विषय में इस बार के लिए अंतिम हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा विषय है, कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में आपको समझना है या सीखना है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। हम विद्वान तो नहीं हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपकी इस समस्या का समाधान हम कर दें। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाल पत्रकारिता की। बाल पत्रकारिता एक समय था जब बाल पत्रकारिता का मतलब था कि एक अखबार या पत्रकारिता के ऐसे, अगर इसको लें हम पत्रकारिता के बारे में अगर हम बात करें तो एक पत्रिका या अखबार के कोने में बच्चों की 4 कहानियाँ छाप दी, 2 चुटकुले छाप दिए, उनके चित्र छाप दिए, तो बाल पत्रकारिता हो गई। एक लंबे समय तक और अभी भी अखबारों में बाल पत्रकारिता का यही स्वरूप दिखता है। लेकिन क्या बाल पत्रकारिता यही है? नहीं, आप इसे बच्चों का पेज कह सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पक्ष है जो ज़रूरी तो है मगर पूरा नहीं है। ये अच्छा है कि बच्चों की उपलब्धियों को, उनकी गतिविधियों को, उनकी अभिरुचियों को, उनकी प्रतिभा को हम सामने ला रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी काम है। और क्योंकि इसके ज़रिए हम स्कूल से जुड़ सकते हैं, उनके शिक्षकों से जुड़ सकते हैं, प्रधानाध्यापकों से जुड़ सकते हैं, संगठनों से जुड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ सकते हैं। तो ये ज़रूरी तो है, लेकिन ये बहुत अधूरा है, क्योंकि बाल पत्रकारिता इससे कहीं आगे है। एक समय था जब बच्चों की बातों को या उनको गंभीरता से नहीं लिया जाता था। आज भी बहुत से अभिभावक नहीं लेते हैं और अगर बच्चे ने कुछ कह दिया तो उनकी तो धुलाई हो जाती थी। हमारे समय में तो होती ही थी। बड़ों के सामने ऐसा कह दिया, ये सही है कि बीच बीच में आपको थोड़ा सा अनुशासन रखना पड़ता है, ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही ज़रूरी है बच्चों को सुनना। और बच्चों को सुनना ज़रूरी है, ये बात हमने पिछले 1.5 दशक में ही जानी है, अगर सही मायने में हम इसे कहें तो। क्योंकि मैंने अपने पुराने कार्यक्षेत्र में भी इसके पहले भी देखा है कि किस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जाता है, चाहे शिक्षक हो चाहे बड़े हों, और वो गंभीरता से नहीं लिए जाते, उनको समझने की कोशिश नहीं की जाती, और अगर सुना भी जाता है उनको तो बात मानी नहीं जाती। दूसरी तरफ ये भी है कि बात मानी जाती है तो इतनी ज़्यादा मानी जाती है कि वो ना सुनना भूल जाते हैं। संतुलन रखने की ज़रूरत है। आज हम बाल विज्ञान पर बात कर रहे हैं, बच्चों के मनोविज्ञान पर बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों पर बात कर रहे हैं। ये सब बाल पत्रकारिता की ज़रूरत है। और ये हुआ है इस बात के बाद कि जब यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकारों का एक पूरा चार्टर बनाया। पूरे विश्व में इस पर चर्चा हुई, कई देशों में इस पर बात हुई, कई सरकारों ने इसे माना, और कई जो संगठन हैं, जो बाल संगठन हैं, क्योंकि बच्चे सिर्फ वही नहीं होते हैं जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। कई बच्चे वो भी होते हैं
जिनके पास परिवार नहीं होता। कई बच्चे वो भी होते हैं जो कि अनजाने में कोई अपराध कर बैठे हैं और होम्स में उनकी ज़िंदगी बीत रही है। कई बच्चे वो भी होते हैं जिनको बड़ों की, क्या कहूँ मैं इसे, क्योंकि ये सब होता है, लालसा का शिकार बनना पड़ता है कम उम्र में। तभी तो ट्रैफिकिंग होती है, बाल विवाह होते हैं, ये सब यहीं से आते हैं। तो ये सब बाल पत्रकारिता का बड़ा हिस्सा है। तो जब आप बच्चों से जुड़ी किसी भी खबर को कर रहे हैं तो संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुख की बात यह है कि इन चीज़ों को मीडिया संस्थान गंभीरता से नहीं लेते हैं। एक बच्चा जो कि ट्रैफिकिंग का शिकार है, उससे कोई भी पत्रकार इतने निर्मम तरीके से सवाल करता है, और कई बार तो किसी बच्चे के साथ अगर बदसलूकी होती है या कुछ ऐसा होता है तो लोग उसका नाम तक ले जाते हैं। ये पत्रकारिता नहीं है। आप जब बच्चों से बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों से किस तरह से बात की जाती है। आप किसी बड़े से सवाल करते हैं और किसी बच्चों से बात करते हैं तो ये दोनों तरीके एक नहीं होते हैं। और आप में अगर ये संवेदनशीलता नहीं है तो आप बच्चों के लिए पत्रकारिता कर ही नहीं सकते। चूँकि मैंने शिक्षा बीट की तो मैं बाल संगठन भी देखती थी, कई सारी चीज़ें थी, मैंने इन चीज़ों को करीब से देखा है। और कुछ नियम होते हैं, जब भी आपके पास संगठन ऐसे बच्चों को लाते हैं, आपको उनका पालन करते हुए अपनी खबर लिखनी होती है। मतलब आप उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो अखबार वो बच्चा पढ़ रहा है या सरकार पढ़ रही है, वही अखबार या पत्रिका या वेबसाइट उन अपराधियों के पास भी जा रही है। अब ऐसे में आपने नाम जाहिर कर दिया तो आप सोचिए कि उस बच्चे के परिवार का क्या होगा, उस बच्चे का क्या होगा। और अगर वो लड़की हुई, बच्चों से जुड़े जो सर्वे होते हैं उनको सामने रखना, उनकी समस्याओं को सामने रखना, ये सब काम जो है बाल पत्रकारिता करती है। बच्चा जो है अपने परिवेश से सीखता है और परिवेश का एक प्रमुख अंग है पत्रकारिता। तो ऐसी स्वस्थ सामग्री दीजिए जो उनकी मनोवैज्ञानिक चेतना को बढ़ाए, जो उनके मनोविज्ञान को मजबूत करे, जो उन्हें और ज़्यादा क्रिएटिव बनाए और ज़्यादा सृजनात्मक और सकारात्मक बनाए। ऐसी खबरें, ऐसी स्टोरीज़ खोज कर लाना ये पत्रकार की जिम्मेदारी है, और उसे पूरे सम्मान के साथ प्रकाशित करना ये संपादक की जिम्मेदारी है। और ये ज़रूरी है कि जो बंद होती बाल पत्रिकाएं हैं, जो हमारे समय थी, चंदा मामा, नंदन, पराग, आजकल के बच्चों ने तो नाम नहीं सुना होगा, अंग्रेज़ी में अगर बात करें तो ट्विंकल, ये सारी जो चीज़ें हैं, ऐसी पत्रिकाओं को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपको माहौल बनाना पड़ेगा, बच्चों तक वो चीज़ें ले जानी होगी, एक पूरी रणनीति बनानी होगी। तो जो भी कॉर्पोरेट्स हैं, जो प्रकाशक समूह हैं, जो बड़े प्रकाशक समूह हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जो पत्रिकाएं बंद हो गई हैं, एक बार उनमें हाथ लगा के देखिए, उनको फिर से शुरू करने की कोशिश कीजिए। कई ऐसी पत्रिकाएं हैं जो बंद होने के बाद दोबारा आरंभ हुई हैं, और ये भी सही है कि कोई भी पत्रकारिता या कोई भी कारोबार सिर्फ पूंजी से नहीं चलता। जब तक आपके पास कुशल लोग ना हो उस क्षेत्र के, अगर आपने देखा देखी में या राइवलरी निकालने के लिए कुछ शुरू कर दिया तो वो चीज़ें नहीं टिकेंगी। तो जब भी आप ऐसी चीज़ें शुरू करें, आप ये देखें कि आपके पास ऐसे लोग हैं। और मेरा मानना है कि इसमें अगर बच्चों को शामिल किया जाए, क्योंकि बच्चों के मन की बात बच्चों से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। अच्छा होगा कि अगर संपादक मंडल में बच्चों को लाया जाए।
जो जिस एज ग्रुप का है उसके हिसाब से पत्रिकाएं निकलें। और ऐसा हो रहा है देश में। ऐसे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक समाचार पत्र है जिसे बच्चे ही निकालते हैं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी समस्याएं उठाते हैं। तो ये जो प्रयोग है ये पूरे देश में हो सकता है, और ये जो भी बंद पड़ी पत्रिकाएं हैं जिनके नाम मैंने लिए हैं उनको दोबारा शुरू किया जा सकता है। इस बारे में सोचा जाना चाहिए। कम से कम राज्य सरकारों के प्रकाशन विभाग को और जो भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, क्योंकि मैं महिला पत्रकारिता पर भी बात करूंगी, उस पर बात हो, उनकी समस्याओं पे बात हो, चरित्र ऐसे विकसित किए जाएं जिससे उन तक बात पहुंचाना आसान हो। ये बहुत ज़रूरी है और संरक्षण बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर कोई कॉर्पोरेट संस्थान या सरकार या कोई संगठन जो बच्चों के लिए काम कर रहा है, बच्चों की पत्रकारिता पे इन बातों का ध्यान रखे तो ये बहुत अच्छा होगा, और उनके आसपास को जो चीज़ें हैं, उनके आसपास की जो चीज़ें हैं उनको और बेहतर बनाने के लिए काम किया जाए। किसी भी चीज़ को या किसी भी वस्तु को इस तरह से लाया जाए कि उसकी एक ऐसी छवि बने जो एक सकारात्मक प्रभाव बच्चों पर डाले। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, बहुत सारी ऐसी संस्कृति है, हर राज्य की अपनी संस्कृति है, उनको सामने लाया जाए और इसको बचपन से, बालपन से ही पढ़ाया जाए। ये पत्रिकाओं की पाठ्य सामग्री का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि आज पाठ्यक्रम में हमें जो पढ़ाया जा रहा है अगर वहीं तक सीमित रहे तो आप अपने देश को कभी नहीं जान पाएंगे। ज़रूरी है कि हमारे जो कवि हैं, हमारे जो विचारक हैं, हमारी जो रानियां हैं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो अनसुने लोग हैं, उनकी कहानियाँ बच्चों की किताबों का हिस्सा बने। अखबारों में बाल पत्रकारिता के लिए जो आपने जगह रखी है वहाँ इन कहानियों को जगह दीजिए, लगातार जगह दीजिए, बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कीजिए, ऐसी गतिविधियाँ लाइए, तब बात बनेगी। तो बाल पत्रकारिता एक बहुत बड़ा स्वरूप है और इसके लिए पत्रकारों को बाकायदा प्रशिक्षण की ज़रूरत है। पत्रकारों को ट्रेंड किया जाए, उन्हें बताया जाए कि बाल पत्रकारिता एवं पत्रकारिता नहीं है, दूसरी किसी भी पत्रकारिता की तरह ये एक बहुत गंभीर क्षेत्र है, उतनी ही गंभीर जितनी प्रशासनिक पत्रकारिता होती है। बच्चे इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना कोई पीएमओ हो सकता है, क्योंकि पीएमओ नागरिक से बनता है और ये बच्चे हमारे देश के भावी नागरिक ही हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम महिला पत्रकारिता पर। महिला पत्रकारिता यानी महिलाओं के मुद्दे। दरअसल जानते हैं समस्या क्या है? हम जिन चीज़ों को सीरियसली या गंभीरता से नहीं लेते हैं उनको बस एक बार समेट देते हैं। महिलाओं का मामला, महिलाओं की समस्याएं एक बहुत बृहद क्षेत्र है। बाल पत्रकारिता भी एक बृहद क्षेत्र है, लेकिन स्थिति देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, क्यों भाई अलग अलग नहीं हो सकते हैं? मतलब ठीक है, मातृत्व को ध्यान में रखते हुए आपने निर्णय लिया है, लेकिन आपको मानना होगा कि बदलते समय के साथ आज बच्चों की पहचान अपनी है, उनकी समस्याएं अलग हैं, उनके देखने का तरीका बदला है, तो उनके लिए व्यवस्था अलग क्यों नहीं हो सकती है? और महिलाएं सिर्फ माँ ही तो नहीं होती। महिलाओं को संबंधों के साथ
उनके प्रोफेशनल तरीके से अगर आप देखते हैं या उनकी समस्याओं को देखते हैं तो दोनों तरीके अलग अलग हैं। आप रखिए जो आप अपने जो मातृत्व से जुड़े जो पहलू रखे हैं, आंगनबाड़ी हुआ या जो भी चीज़ हुई, उनको रखिए, लेकिन इसके साथ ही बाल विकास मंत्रालय एक अलग ही मामला है, चाइल्ड वेलफेयर, उस पर स्वतंत्र रूप से काम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो हम बात कर रहे हैं महिला पत्रकारिता पे, और महिला पत्रकारिता की जो खबर है उसको लेकर बहुत, मैं कहूँ कि मानसिकता की कमी है, स्वस्थ मानसिकता की कमी है। चूँकि कॉपी में देखती थी और जिस तरह से कॉपी लिखी जाती है महिलाओं को लेकर, वो बहुत विचित्र है। लिखने वाले भी बड़े विचित्र हैं। आप जब तक समस्या को जड़ तक नहीं समझते, आप जो भी लिखेंगे उसमें एक एकांगीपन होगा, एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। समस्या है संतुलन की कमी। अगर कोई महिला लिखती है खबर को तो वो कुछ अतिरिक्त ही डाल देती है, और कोई पुरुष लिखता है तो वो भी उसमें कुछ अतिरिक्त डाल देता है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर इश्यूज़ आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि संवेदनशीलता हो और सही तरीके से बात हो, तो पत्रकारिता सिर्फ जेंडर का मामला नहीं है। आप जेंडर में अटके रहे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत निष्पक्ष होने की ज़रूरत है, बहुत न्यूट्रल होने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि महिलाएं ही क्यों, पुरुषों की भी अपनी समस्या होती है, उन्हें भी काफ़ी कुछ कहना होता है, वो भी एक अलग मामला है, उन पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जिसको आपने कमज़ोर मान लिया, ठीक है कमज़ोर मान लिया, पर आप उसे मजबूत बनाने की कोशिश तो करेंगे। बहुत सारी ऐसी खबरें आई जिन पे कई बार लगा कि पत्रकार ने अपनी तरफ से ही फैसला कर दिया। समझ जाइए कि वहाँ जो बैठे हैं, जो कलम से लिख रहे हैं या जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अधिकतर वो लोग हैं जो इसी पितृसत्ता का हिस्सा हैं। वो तो अपनी सोच डालेंगे ही। उनके लिए स्वीकार करना बहुत कठिन है कि महिलाओं की अपनी पहचान हो सकती है, या उनके अपने गौरव के क्षण हो सकते हैं, अपनी उपलब्धियां हो सकती हैं। समस्या यही है, वो अपने आशिक के साथ भाग गए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि खबरें जिस तरह से होती हैं, ये इस पर मैंने पहले भी बात की है। सलमान खान की भाभी, इनकी हॉट तस्वीरें, ये है पत्रकारिता का हल। ये आपकी सोच बताता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि इसके पे आगे भी दुनिया हो सकती है। आपको बहुत तकलीफ़ होती है। इवन महिला पत्रकारिता को लेकर बहुत ज़्यादा सीखने और समझाने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से पुरुषों को। संवेदनशील होकर अगर आप किसी चीज़ को नहीं देखेंगे तो बड़ी समस्या है। ऐसा है, मैं खबरों की हेडलाइंस देखती हूँ, किसी पुरुष नेता के फैशन सेंस पर कभी बात नहीं होती, लेकिन किस महिला नेत्री के पास कितने 5 तरह के हैंडलूम साड़ियाँ हैं, इस पर बात ज़रूर होती है। कहने का मतलब ये है, आप उनका काम देखिए, क्या दिक्कत है कि कौन क्या पहन रहा है। पहनावे को बंधन मत बनाइए। आप कल्पना
कर ही नहीं सकते हैं कि अगर कोई महिला राजनेता साड़ी के जगह अगर कोई जीन्स पहन ले, आप उसको स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। हम मानते हैं कि गरिमा होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी तो देखना होगा कि वो कहाँ काम कर रही हैं। आप एक पारंपरिक छवि को बांध कर बैठे हैं और उससे निकलना ही नहीं चाहते। क्यों? आप क्यों चाहते हैं कि वही 7वीं 8वीं शताब्दी की, जो 15वीं शताब्दी की घूंघट में रहने वाली महिलाएं, वो आज भी आपका आदर्श हैं? क्यों? आप क्यों नहीं चाहते कि एक सामान्य सलवार कमीज पहनने वाली, एक कुर्ता पहनने वाली स्त्री भी उतनी ही सशक्त हो सकती है, उतनी ही शालीन हो सकती है, संस्कृति की जानकारी उसको उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे किसी ने, अगर किसी महिला ने जीन्स पहन लिया, ये तो पश्चिमी हो गई, इसको तो कुछ आता ही नहीं। आज भी आप लोग घूंघट के तारीफ में गज़लें लिखते हैं और ये सब छपता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा रूप है महिला सशक्तिकरण का। महिलाओं के मुद्दे क्यों बढ़ना चाहिए? उनका वेतन क्यों बढ़ना चाहिए? उनके वेतन बढ़ने से आपको दिक्कत है, उनकी छुट्टियों से दिक्कत है। मैं मानती हूँ कि कुछ महिलाएं कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाती हैं, नहीं उठाना चाहिए, लेकिन फ़ायदा कौन नहीं उठाता? सोच है ना, वो सब तय करती है। सोच ही आपकी खबर भी तय करती है। ऐसा भी हुआ है कि मैंने जब खबर देखी है, जो मैंने आपको पहले बताया कि आशिक के साथ भाग गई या अय्याश बनी या ये किया वो किया, दुनिया भर का ये, अंत में खबर क्या निकलती है कि उस महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था। अभी हाल में एक खबर हुई थी जिसमें शबाना नाम की महिला को फांसी की सज़ा हुई। सबने शबाना को हाईलाइट किया। गुनाह क्या उसने सिर्फ अकेले किया था? फिर ऐसा कैसे हो गया कि जिसने उस गुनाह में उसकी साझेदारी की, उसके प्रति आपको सहानुभूति हो गई, और ये चूंकि महिला है, ये आपका आसान सा शिकार बन गई। दीजिए ना, दोष दीजिए, उसको लटकाइए फांसी पर, लेकिन सिर्फ अकेले वही क्यों? अभी ये जो तरुण तेजपाल वाला मामला हुआ है, और दुर्भाग्य देखिए हमारा कि इस तरह के जो फैसले देने वाले हैं सब की सब स्त्रियां हैं। या तो सोच वैसी लेकर वो आई हैं, या फिर स्त्री के भेद में पुरुष हैं, वो समझ ही नहीं सकती हैं। ऐसे ऐसे तर्क सामने आ रहे हैं, अरे आप योग करती हैं तो आपके साथ ये नहीं हो सकता, हद है। और उसमें सारे के सारे अखबार चुप, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई मीडिया कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आपको नहीं लगता कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए? मुझे तो लगता है। अगर कोई महिला शिकायत करती है तो उसका ट्रायल तो पहले से मीडिया संस्थान ही करने लगते हैं। ये तय कीजिए कि आप किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, और महिलाओं को पहले समझिए, महिलाओं के मनोविज्ञान को, उनकी चेतना को, उनकी परिस्थितियों को समझे बिना आप नहीं लिख सकते। और जब भी लिखें, अगर आप महिला हैं तो अपने प्रति आपको उदारता बरतने की ज़रूरत नहीं है। जो गलत है वो गलत है, और अगर आप पुरुष हैं तो अपना मेल ईगो मत घुसाइए खबर में कम से कम। जब आप सल्लू की भाभी लिखते हैं तो उस मलाइका अरोड़ा की एक पहचान है, एंड बाय ओनली सल्लू भाई। हमारे देश में एक से एक महिलाएं हैं जिनको हाईलाइट किए जाने की ज़रूरत है, उनकी समस्याओं को सामने रखने की ज़रूरत है। महिला पत्रकारिता इसमें बड़ा योगदान कर सकती है। ज़रूरी है कि ऐसी महिला पत्रकारों का योगदान सामने लाया जाए। हमने महिला पत्रकारिता पे पहले भी बात की है, और महिला पत्रकारों को लेकर क्या दिक्कतें होती हैं उस पर भी बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप
पीछे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर कोई सवाल है तो आप हमें कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस समस्या के बारे में या आपके उस प्रश्न के बारे में अपनी तरफ से जितना भी हम बता सकें आपको ज़रूर बताएं। तो पहले तो आपको महिलाओं के मुद्दों को समझने की ज़रूरत है, निष्पक्षता से समझने की ज़रूरत है, उनकी चुनौतियों को, उनकी जिम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम आपके लिए आसान हो सकता है, उनके लिए आसान नहीं है। ये जो लॉकडाउन के दौरान जो घरेलू हिंसा के मामले बढ़े, क्यों बढ़े? क्योंकि ईगो क्लैश होता था। जब तक स्त्रियां मुंह बंद करके चुपचाप सुन के अपना काम करके आपको सब परोस देती थी, वो समय था, लेकिन वो समय वो था जब वो बाहर निकलने नहीं पाते थे। आज उसने जो हासिल किया है अपने दम पर हासिल किया है। तो आप अपने अंदर का जो जहर है वो सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आज वो आपके सामने खड़ी है। और जब आप खबर लिख रहे हैं तो आपके सामने भी यही स्थिति है। आंकड़ों के आगे समस्या के समाधान को सामने रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ग्राउंड लेवल पे काम करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं जा रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से जुड़िए। बहुत सारे संगठन हैं जो महिलाओं को लेकर काम करते हैं, उन्हें सशक्त बनाने के लिए काम करते हैं। उनके काम को सामने लाइए, उनके लिए जो योजनाएं हैं उनको सामने लाइए, बहुत मदद मिलेगी। ऐसी पत्रकारिता कीजिए जिससे महिलाओं की हिम्मत बढ़े, टूटे नहीं। और एक ऐसा माइंडसेट तैयार कीजिए बतौर पत्रकार आपके कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक समन्वय वाली स्थिति बने, एक समझदारी वाली स्थिति बने। तो बहुत कुछ बदलना बाकी है, बहुत कुछ बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा, बदल रहा है। बहरहाल आज का जो एपिसोड है उसे आगे बढ़ाते हुए चलते हैं फोटो पत्रकारिता की ओर कि जो काम 1000 शब्द नहीं कह पाते, वो काम एक तस्वीर कर भी देती है और कह भी देती है। और शब्दों को बांधना, उनको इकट्ठा करना, इसके लिए समय की बाध्यता तो है ही, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए भी 19-20 तो चल सकता है। लेकिन पत्रकारिता के जिस स्वरूप के बारे में हम आपको समझाने जा रहे हैं वहाँ इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ एक एक सेकंड, एक एक क्षण बहुत मायने रखता है। हम बात कर रहे हैं फोटो पत्रकारिता की, जिसका जो असर होता है वो बहुत व्यापक है। एक तस्वीर बहुत कुछ ऐसा कह जाती है या कर जाती है जो 1000 शब्द, 1000 आलेख नहीं कर पाते, बल्कि तस्वीर से वो ताकत लेते हैं। और तस्वीरों के जरिए या वीडियोस के जरिए जो पत्रकारिता होती है वो होती है फोटो पत्रकारिता। फोटो पत्रकारिता जिसे बहुत से लोग पत्रकारिता मानते ही नहीं हैं, गंभीरता से लेते ही नहीं हैं, बल्कि ये इतना ही गंभीर है जितनी आपकी कोई और पत्रकारिता की विधा हो सकती है। सम्मान की बात हो, मानदेय या वेतन की बात हो, मान्यता की बात हो, लोग गंभीरता से नहीं लेते। समस्या यही है, गंभीरता से लेने की। और फोटो पत्रकारिता में ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सकारात्मक लोग हैं उनको सामने लाने की ज़रूरत है। और फोटो पत्रकारिता किसी भी तस्वीर के ज़रिए
पत्रकारों का काम आसान करती है। हर अखबार, हर मीडिया संस्थान को सीखना होगा कि उनके अधिकारों को भी वो उतनी ही मान्यता दें जितनी किसी आम पत्रकार को आप देते हैं। और वीडियो कैमरामैन भी इसी फोटो पत्रकारिता का एक विस्तार है। तो पत्रकारिता के विभाग पर जो हमारी बातचीत है वो फिलहाल स्थगित हम रख रहे। स्थगित क्या, ये पूरा ही हो चुका है, लेकिन अगर इसमें कुछ जोड़ना है तो और ये आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की ओर जो कि बहुत लोगों को परेशान करता है। नहीं समझे? समझदार हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। खैर, हम बता देते हैं आपको। अनुवाद समझते हैं? अनुवाद सबको नानी याद दिला देता है। अरे मत पूछिए, अनुवाद में हम आपको पहले भी बताएं। तो अनुवाद, पत्रकारिता में अनुवाद, साहित्य में अनुवाद विभाग के बाद जो हमारी अगली बातचीत होगी वो इसी अनुवाद को लेकर ही होगी। तो आज हमने आपको जो समझाया और इसके पहले जो भी समझाया, एक बार रिपीट चेकआउट कर लीजिए। कुछ सीखना है या कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। मुझे इतना पढ़ने को है। और पढ़ाई सिर्फ पाठ्यक्रम से नहीं होती। पाठ्यक्रम से अगर आप सिमट कर रहेंगे या आप पाठ्यक्रम तक सीमित रहेंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे। हम आपको ऐसे कुछ साइट्स बताएंगे, ऐसे फेसबुक पेज बताएंगे जो आपकी मदद करेंगे इस देश को समझने में, इस संस्कृति को समझने में। आप उन पे जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी कोशिश है कि हम ऐसी चीज़ों को आपके सामने लाएं। मतलब हम जितना नहीं जानते हैं उससे 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 बहुत ज़्यादा वो लोग जानते हैं, और हम खुद सीखते हैं उससे देखकर। तो ऐसे ही कुछ चीज़ जो हैं चैनल्स या फेसबुक पेज, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। DIY करिए, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खैर, ये बातचीत तो हमारी जारी रहेगी। तो आज रिपोर्टर दीदी को इजाज़त दीजिए, अनुमति दीजिए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क लगाइए। ज़रा हीरो बन के घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो समझदार हैं। ध्यान रखिए। नमस्कार।